हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियो फॉर लर्नर्स। और जैसा कि आप सबको मालूम है, हम यूजीसी नेट एनटीए सोशियोलॉजी के लेक्चर्स पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड इस वक्त हमारी यूनिट 3 चल रही है अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से, जिसमें हम सामाजिक अवधारणाओं को पढ़ रहे हैं। इससे पहले इस यूनिट के 3 लेक्चर्स ऑलरेडी बना दिए गए हैं एंड अपलोड कर दिए गए हैं। वीडियो को पूरा देखें, यहाँ एक बेसिक वे में समराइज करके सारे टॉपिक्स को बताया जा रहा है विद इमेजेस, विद एग्जाम्पल्स और बहुत साधारण भाषा में। तो कोशिश करें इन वीडियोस को पूरा देखें और समझने की कोशिश करें, जो कि नेट के पेपर में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। सामाजिक नियम। इससे पिछले चैप्टर में हम लोग जो है सामाजिक प्रतिमान और सामाजिक नियम के बारे में पढ़ चुके हैं। सामाजिक प्रतिमान पढ़ चुके हैं, अभी हम सामाजिक नियम पढ़ेंगे। सामाजिक मूल्य पढ़ चुके हैं हम इससे पहले। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सामाजिक नियम। ठीक है, नियम हम सभी लोग समझते हैं क्या होता है, रूल्स, जो कि कुछ चीज़ों को मनवाने के लिए हमारे ऊपर बनाए जाते हैं। जैसे वर्तमान में जो रूल्स बने हैं सरकार द्वारा उनको लागू किया जा रहा है। लेकिन जब हम समाजशास्त्र के संदर्भ में इन रूल्स को पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, कोई संस्था नहीं है जो हम पे लागू करा रही है, वो संस्था समाज है। ठीक है, कोई राजनीतिक या फिर कोई राज्य या सरकार आप पे लागू नहीं करेगी रूल्स को। यहाँ पर हम क्या है, सामाजिक नियम, यानी कि समाज के नियम, ये याद रखिएगा, सामाजिक नियम पढ़ेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, सामाजिक नियम यानी कि रूल्स जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं वह सामाजिक नियम कहे जाते हैं, और इनके माध्यम से सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखा जाता है। ठीक है, जो ऐसे कुछ नियम है जिन्हें जो मानव के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, और जिनसे क्या होता है, सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। सामाजिक नियम एक प्रकार के समाज में मार्गदर्शन करते हैं हमारा। ठीक है, और सभी सदस्य द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का अपनी जाति में विवाह करना। ठीक है, अब फिर से एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं यहाँ पर क्या होता है सामाजिक नियम। ठीक है, सामाजिक नियम क्या है, आपको विवाह करना है, पर क्या करना है, हिंदू धर्म अनुसार करेंगे, या जो इस्लाम का है वो इस्लाम धर्म अनुसार, जो सिख है वो सिख के धर्म अनुसार। दूसरी बात, अपने ही जाति या अपने ही धर्म में करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, सामाजिक नियम है। इसके लिए आप बाउंड तो नहीं है, ऐसा तो नहीं आप पे कोई जबरदस्ती करा गया है, पर क्या है, एक सोशल नियम है, समाज का नियम बना हुआ है जिसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, समाज में रहने के लिए व्यवस्था है। इसी तरह क्या कहा जाता है, पिता पुत्र द्वारा अपने माता पिता की सेवा करना, बोला जाता है पितृऋण चुकाना है। जैसे हिंदू धर्म में तो ये बहुत ज़्यादा माना गया है। तो क्या है, ये एक सामाजिक नियम है, आप इसके लिए ऑब्लिगेशन नहीं है आपके ऊपर। ठीक है, आप अगर नहीं करोगे तो आप पे कोई केस तो नहीं कर देगा या आपको जेल में नहीं डाल देगा। ठीक है, तो क्या है, सामाजिक नियम है, समाज के द्वारा बनाए गए, और आप इसकी वजह से क्या करते हैं, अपेक्षित व्यवहार हमें वैसा करना पड़ता है। समाज द्वारा ये एक मान्यता प्राप्त एक तरीका है। ठीक है, इन सामाजिक नियमों की कोई कानूनी शक्ति नहीं होती है, बल्कि समाज के दबाव में नियंत्रण के कारण लोग इन सामाजिक नियमों का पालन करते हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहता है। ठीक है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है ये पूरा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नए सिलेबस में बहुत छोटी छोटी टर्म्स को दिया गया है, और अभी मार्केट में ऐसी कुछ बहुत ज़्यादा मटेरियल है नहीं, तो आपको बहुत इधर उधर से पढ़ना पड़ेगा, बेसिक आइडियाज़ लगा के इसे समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो पेपर में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, और ये छोटी सी चीज़ है, बाद में आपको लगेगी एक सामाजिक नियम बेसिक चीज़ है जो आपको नहीं पता चला। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक इमेज है जिस तरीके से बनाई गई है, जैसे क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे दिखाना चाहे कि क्या है, एक नियम है। जैसे कि कहीं की कोई सभा हो रही है, तो लोग क्या है यहाँ पर बैठे हुए हैं सभी के सभी एक साथ में। ठीक है, एक व्यवस्था बनाकर, तो इसी को क्या बताया गया, एक तरीके से सामाजिक नियम, रूल के तौर पर सभी लोग कैसे हैं, साथ में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब आप इसको किसी भी वैसा ना समझे पॉलिटिकल वे में। ठीक है, ऐसा समझे कि जैसे कि मान लीजिए पीढ़ी दर पीढ़ी है, या एक व्यवस्था है किसी परिवार की या किसी समाज की, जहाँ पर लोग इस तरीके से रहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सामाजिक नियम। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद व्यक्तिपन यानी कि पर्सनहुड। ये भी नए सिलेबस में जोड़ा गया है। ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं कुछ हमारे। आइडेंटिटी जैसे पहले बताया गया था, आइडेंटिटी था पिछले टॉपिक में एक लेक्चर में। ठीक है, यहाँ पर हैबिटस हो गया आपका, या व्यक्तिपन हो गया, हैबिट्स हो गया, ये कुछ इस तरीके के टॉपिक्स हैं। एजेंसी हो गया, जो कि अब आएंगे। ठीक है, तो इनको सिंपल वे में समझने की कोशिश करें, क्योंकि बुक्स में आपको जनरली अभी ये कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से हम बताया जा रहा है आपको, इसको समझें। इमेज भी देखें, यहाँ पर इमेज भी है। देखिए, व्यक्तिपन का मतलब क्या है, यानी कि पर्सनहुड, एक कोई इंसान का व्यक्ति होना ही व्यक्तित्व हो गया एक तरीके से। ठीक है, जैसे जैसे किसी भी जीव को एक व्यक्ति का दर्जा प्राप्त होना, ठीक है, कि वह व्यक्ति है, वह स्थिति क्या है, एक व्यक्तिपन की स्थिति है। व्यक्ति का अर्थ यह है एक ऐसा जीव जिसे कुछ अधिकार प्राप्त हो, और वह स्वयं से सोच सके कि क्या गलत है और क्या नहीं है। ठीक है, स्वयं से भी इतना सोचने में सक्षम हो, इसका मतलब क्या है, वो व्यक्ति है। इसके अंतर्गत मुख्यतः किसी एक व्यक्ति के जीवन के बारे में जाना जाता है। ठीक है, समाजशास्त्र के संदर्भ में अब हम देखते हैं, यहाँ पर हमने बेसिक डेफिनेशन बता दी व्यक्तिपन की। अब समाजशास्त्र में इसकी क्या परिभाषा है। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर समाजशास्त्री थे जिन्होंने व्यक्तिगत अध्ययन की पद्धति की शुरुआत करी। ठीक है, पहले लेक्चर में बताया गया व्यक्तिगत अध्ययन के बारे में। ठीक है, जब हमारी यूनिट 1 यूनिट 2 चल रही थी
वहाँ बताया गया है मेथड जो होते हैं समाजशास्त्र के अध्ययन के, वहाँ व्यक्तिगत अध्ययन की बात की गई है। तो देखिए इन्होंने यहाँ पर क्या बताया हर्बर्ट स्पेंसर ने कि व्यक्तिगत अध्ययन होता है जिसमें आप पर्टिकुलर कोई, मान लीजिए ये कोई ट्राइब है, ठीक है, मान लीजिए ये जारवा या कोई भी XYZ कोई ट्राइब है, आप इसका व्यक्तिगत अध्ययन करेंगे। व्यक्तिगत अध्ययन का मतलब क्या है, इसकी इकाई का अध्ययन करेंगे। आप इस व्यक्ति का भी अध्ययन कर सकते हैं एक का, और इसको पूरी इकाई के रूप में, समाजशास्त्र में तो हम इकाई के रूप में देखते हैं ना किसी भी चीज को, तो ये पूरी एक यूनिट, एक इकाई मान ली हमने कि भाई इस फलानी XYZ ट्राइब का ये एक परिवार है और हम इसका अध्ययन करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, व्यक्तिक अध्ययन कहलाएगा। इसी को बोला गया पर्सनहुड, व्यक्तित्वपन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप इमेज से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको इसका पूरा अध्ययन करना है, तो ये क्या बन गया, एक व्यक्तिगत अध्ययन बन गया। या किसी एक व्यक्ति का अगर आपको अध्ययन करना है तो वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिक अध्ययन। ठीक है, व्यक्तिगत अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई हमें, क्यों ऐसा कहा गया कि व्यक्तिगत अध्ययन होना चाहिए। देखिए मॉडर्न समाज में चीज़ें बदल रही हैं, तो उसके आधार पर आपको मालूम होना चाहिए कि एट प्रेजेंट स्टडीज़ क्या चल रही है। ये रिसेंट स्टडीज़ है, ये ओल्ड स्टडीज़ नहीं है। समाजशास्त्र में जो सिलेबस बदला गया वो इसीलिए बदला गया, नई चीज़ों को जोड़ा गया है। ठीक है, जो हमारा सिलेबस तो 10-20 साल पुराना था, वो चीज़ें बदल चुकी हैं। तो अब पर्सनहुड के बारे में बात कही गई है कि व्यक्तिपन क्या है, ये मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी है इसका। ठीक है, तो मानव व्यवहार की समानता का कारण, ठीक है, एक उसकी जो समानता है, यानी कि सारे व्यवहार जो होते हैं, मनुष्य के जो व्यवहार है वो समान होते हैं। तो आपको देखना है कि हर परिस्थिति में समान है। क्या जो व्यक्ति यहाँ ऐसा व्यवहार कर रहा है, क्या ये इस समूह से बाहर आके भी ऐसा व्यवहार करेगा, एक इसलिए जरूरत पड़ी। दूसरा, सामाजिक घटनाओं में जटिलता होने के कारण, भाई हर सामाजिक घटना में जटिल होती है। जैसा कि आपको मालूम है समाज क्या होता है, सरल से जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता जाता है और ज़्यादा। तो उसके आधार पर आपको ज़रूरत पड़ेगी व्यक्तिपन की या अध्ययन की, इस तरीके का अध्ययन जानने के लिए। और परिस्थितियों का मानव के जीवन पर प्रभाव, भाई विभिन्न परिस्थितियां होती हैं। मान लीजिए ये कोई कहीं रहते हैं तो यहाँ जोग्राफिकल कंडीशंस अलग होंगी। ठीक है, कोई कहीं पर परिस्थिति क्या होगी, बहुत अच्छी परिस्थिति होगी। कोई अभी एक ये गरीब व्यक्ति है या कोई ट्राइबल है, ठीक है, इनकी जगह भी कोई अमीर व्यक्ति हो जो एक बहुत बड़े घर में रहता हो। मान लीजिए आप अंबानी का अध्ययन करने जाते हैं, तो वो क्या होगा, एक तरीके का व्यक्तिगत अध्ययन हो गया। तो क्या वो उसका जीवन जीने की पद्धति, परिवार, और क्या इस व्यक्ति का परिवार समान होगा, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, पर हाँ कुछ समानताएं हो सकती है, रहना, खाना, चाल ढाल, कपड़े पहनना हो सकता है ना, कुछ चीज़ें समान हो सकती है। तो इसी आधार पर व्यक्तिगत अध्ययन की अपेक्षा की गई कि व्यक्तिगत अध्ययन भी होना चाहिए। पर्सनहुड यही हो गया आपका व्यक्तिकपन। ठीक है, तो ये व्यक्तिकपन से ही जो है व्यक्तिक अध्ययन बनाए। ठीक है, व्यक्तिकपन आपको याद रखना है क्या है, किसी भी एक जीव का जो उसको कुछ सक्षम अधिकार दिए गए हैं, कोई व्यक्ति है तो उसका हमने क्या बोला है, व्यक्तिकपन। वो क्या हो गया हमारा, व्यक्ति। नेक्स्ट हमारा आता है हैबिट्स। ठीक है, हैबिट्स का मतलब क्या होता है, आदतें। सामान्य हिंदी में हम इसे बोलते हैं हमारी आदतें। हर इंसान की कुछ आदतें होती हैं। समाजशास्त्र में यहाँ थोड़ा सा इसको बदलकर बताया गया है। कैसे, देखते हैं। किसी विशेष सामाजिक समूह के मूल्य और कुछ आकांक्षाएं या कुछ आदतें होती हैं। ठीक है, उसी को हमने क्या बोला है, हैबिट्स। पियरे बोर्दियू यहाँ पर इसकी परिभाषा देते हैं और वो बताते हैं कि समूह, कोई भी जो समूह होता है वो संस्कृति और व्यक्तिगत इतिहास को शरीर व मन के आकार देने का तरीके का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, और जिसके कारण ही किसी भी व्यक्ति या समूह के सामाजिक कार्यों को आकार प्राप्त होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग तरीके से डेफिनेशन दे रहे हैं। ये क्या बोलते हैं, कोई भी समूह है या कोई व्यक्ति है, ठीक है, और वो क्या होता है, वो जिस माहौल में रहेगा उसके इतिहास के हिसाब से या वहाँ की माहौल के हिसाब से अपने शरीर को या स्वयं की आदतों को ढाल लेता है या वैसा ही प्रतिनिधित्व करने लगता है। तो उसको उन्होंने क्या बताया है, हैबिट्स। वही क्या होती है, इंसान की हैबिट्स होती है। वो व्यक्ति या समूह कुछ भी हो सकता है और सामाजिक कार्यों को क्या करता है, करने लगता है और एक आकार प्राप्त कर लेता है, वैसे ही माहौल में ढल जाएगा। उसको उन्होंने क्या बताया, हैबिट्स। वो होती है मानव की हैबिट्स। ठीक है, एक निश्चित तरीके से किसी के शरीर को धारण करने और उपयोग करने की प्रवृत्ति, जैसे कि उच्चारण करना या किसी को उसी तरीके से रहन सहन करना। मान लीजिए आप कहीं गए, आप ऋषिकेश गए और ऋषिकेश में आपने देखा कि लोग योगा ज़्यादा करते हैं या ऋषि मुनि बन के रहते हैं। तो क्या हो गया, आप वहाँ गए, आप वहाँ के माहौल में ढल गए। कोई व्यक्ति गया और 10 साल वहाँ रहा, उसी माहौल में ढल गया, तो क्या हुआ, उच्चारण, मुद्राएं, मानसिक आदतें, और वो वैसा ही व्यवहार करने लगा। अब वो क्या हो गया, उसकी हैबिट बन गई, वो सेटलमेंट हो गया, वहीं जाकर रहने लगा। समझ गए, जैसे कि ये एग्जांपल, ये इमेज देखिए, कोई लोग यहाँ पर गए और ये सामान बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इनकी हैबिट्स बन चुकी हैं, उस माहौल में रहना और उस तरीके से ही उस चीज़ों को पालन करना। ठीक है, आगे इसका एक और चीज़ देखते हैं हैबिट्स के बारे में। ठीक है, साथ साथ हैबिट्स के बारे में बोर्दियू ने क्या बताया, अपनी पुस्तक लिखी है रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन। रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन एक बुक लिखी, जहां उन्होंने बताया हैबिट्स क्या होती हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि हैबिट्स का संबंध एक प्रकार की हमारी जीवन पद्धति भी है। हम जो रहते हैं, हमारी पद्धति बन जाती है, जीवन की आदत बन जाती है और हम उसी के अनुसार रहने लगते हैं। वो उन्होंने क्या बोला, उसे हैबिट्स हैं, वो आदतें हमारी।
और हम उनको विकसित कर लेते हैं और उन्हीं से सीख लेते हैं और उन परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए और वैसे ही हमारे अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने लगते हैं। ठीक है, अब सिंपल सा इसका एक उदाहरण है गुजराती व्यापारी। पूरे विश्व में, भारत में आप कहीं भी जाएंगे गुजराती व्यापारी हीरे का व्यापार करने वाले मिलेंगे या फिर कपड़ों का व्यापार। कैसे? वो हैबिट्स है, वो लोग वहां गए और उन्होंने उन आदतों को अपना लिया, वहां पर वो वैसे ही रहने लगे, तो वो क्या बन गई उनकी हैबिट्स, आदतें। इन्हीं के आधार पर आपने क्या बताया, उनका सेटलमेंट हो गया वहीं पर। जैसे कि लोहार, कुम्हार, आपने देखा होगा, आप महानगरों में या अपने शहर में भी कोई भी व्यक्ति कहीं देखेगा तो आपने देखा होगा कबीला बना के लोग रहते हैं सड़कों के किनारे, जो लोहार का काम करते हैं या कुम्हार का काम करते हैं। तो वो क्या है, एक हैबिट्स है, एक सेटलमेंट हो चुका है उन लोगों का। उन लोगों ने अपनी आकांक्षाओं को या फिर उस माहौल में रह के स्वयं की आदतों को ऐसा ढाल लिया। कोई व्यक्ति गया वहां रहा, उसने उनसे वो चीजें सीख ली और वो उसी सेटलमेंट में रहने लगा, तो ये क्या बन गई, अब उसकी हैबिट्स बन गई। अब वो समाज से जुड़ चुका है, ठीक है, और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने लगा और उसी माहौल में ढलकर वैसा ही कार्य करने लगा। उसे हमने क्या बोला, हैबिट्स, यानी कि आदतें उसकी। ठीक है, और उसके अनुसार क्या कर रहा है, हैबिट्स में केवल आदतें नहीं आ रही है, उसकी आकांक्षाएं भी आ रही हैं जिनसे वो सेटिस्फाइड भी हो रहा है और उससे क्या कर रहा है, वो अपना कार्य भी चला रहा है। जैसे कि एक और एग्जांपल है यहाँ पर जिप्सी प्रजाति। आपने नाम सुना होगा जिप्सी लोगों का। ये लोग रोमानिया में हैं, ठीक है, यूरोप में ये लोग रहते हैं। ये भारत के संदर्भ के और ये बहुत साल पहले भारत से वहाँ चले गए। ये लोग आज भी वहाँ क्या करते हैं, बेसिकली ये ट्राइबल है एक तरीके की, इन्हें ट्राइबल माना गया है। ठीक है, भारत में भी ये जनजाति थी एक तरीके की, अब नहीं है भारत में। तो ये वहां जाके क्या कर रहे हैं, ये लोग वहां पर भी इस तरीके का व्यापार करते हैं, सामान कुछ बेचना, जंगलों में रहना, जनरली ये लोग इस तरीके का ही काम करते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके का हैबिट्स है उनकी, उन्होंने एक हैबिट्स बना ली। हैबिट्स में केवल रहना ही नहीं है, केवल हैबिट्स में उनकी आदतें नहीं आएंगी, उनका रहना, वो जिस माहौल में ढल गए, वो सब हैबिट्स हैं। जैसे कि जिप्सी प्रजाति के लोग रोमानिया गए और रोमानिया जाके बस गए और वहां पर उनका आखेटन करना, कपड़े बनाना या फिर लकड़ी के उत्पादों को बेचना, तो उन्होंने क्या कर लिया, ये हैबिट्स अपना ली। कुछ लोग जो अन्य लोग गए उनके साथ रहने लगे, उन्होंने भी उन्हीं के हैबिट्स में उस चीज को डेवलप कर लिया अपने अंदर। दैट इज कॉल्ड हैबिट्स, ठीक है, जिसे हम कहते हैं आदतें। बहुत सिंपल तरीके से दिया गया है, आप जहां से और कहीं से भी पढ़ें इसको, बट एक बेसिक आइडियोलॉजी दिमाग में रखिए कि इसका मतलब यही होता है। ठीक है, विशिष्ट सामाजिक समूह के कुछ भी मूल्य, आकांक्षाएं या उनकी आदतें, इसको हमने क्या बोला है, हैबिट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं हैबिट्स के बाद एजेंसी। ठीक है, ये हैबिट्स हम देख चुके हैं। उसके बाद एक टॉपिक आता है एजेंसी। एजेंसी बहुत सामान्य शब्द है, आपने सुना होगा, सामने आप इमेज देख रहे हैं, ट्रैवल एजेंसी, सुना है एजेंसी। तो यहाँ पर समाजशास्त्र में थोड़ा सा परिवर्तित करके इसका एक नाम दिया गया है, एजेंसी क्या होती है। एजेंसी का मतलब क्या है, व्यक्तियों का वह समूह जो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, और जरूरी नहीं कि कोई समूह हो, कोई व्यक्ति भी हो सकता है और स्वतंत्र रूप से सोचे और कोई कार्य करे, दैट इज कॉल्ड समूह, उसको हम बोलते हैं एजेंसी। ठीक है, एजेंसी का मतलब क्या है, एक कुछ लोगों का ग्रुप होगा या कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है, उसकी अपनी सोच है और उसको किस तरीके से वो कार्य कर रहा है उसके बाद। ठीक है, उसको हमने क्या कहा, एजेंसी, यानी कि काम करने वाला एक समूह। ठीक है, जैसे ट्रैवल एजेंसी, आप जाते हैं, क्या होता है, कुछ लोगों का ये समूह होता है, आपको कुछ, आप काम ये लोग कर रहे हैं और आपकी मदद करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एजेंसी। मार्टिन हैक्सन ने एजेंसी को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया है। ठीक है, अब समाजशास्त्र के संदर्भ में हम देखें तो जैसे कि मार्टिन हैक्सन समाजशास्त्री, इन्होंने बताया एजेंसी के 3 रूप। इन्होंने बताया एजेंसी एक सामूहिक होती है, एक व्यक्तिगत होती है और एक प्रॉक्सी होती है। इन तीनों को समझना जरूरी है यहाँ पर। व्यक्तिगत एजेंसी क्या होती है, जब कोई व्यक्ति स्वयं से कुछ कार्य करता है। ठीक है, आप खुद से उठे, आपने अपना, हम आपको यूट्यूब के थ्रू पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है, हमारा एक एजेंसी, एक तरीके की व्यक्तिगत एजेंसी है, किसके हिसाब से, मार्टिन हैक्सन के अनुसार। ठीक है, दूसरा सामूहिक, जब लोग समूह बनाकर या साथ रहकर कार्य करते हैं, परंतु उनकी प्रकृति क्या होती है, स्वतंत्र। जैसे कि सामाजिक आंदोलन, अन्ना हजारे आंदोलन था। ठीक है, वो क्या था, एक तरीके का, उसको भी एजेंसी मानेंगे ये, कि क्या था भाई, काफी सारे लोग थे, इंडिपेंडेंट थे, सब आए, उन्होंने अपनी एक मांग रखी और चले गए। क्या हो गया, ये सामाजिक आंदोलन था एक तरीके का, तो उसको उन्होंने क्या बोला, सामूहिक एजेंसी। ये क्या बन गया, एक तरीके की सामूहिक एजेंसी। थर्ड हमारा आ गया प्रॉक्सी, जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी के कहने पर उसके मालिक द्वारा या कंपनी द्वारा उससे कार्य कराया जाए, तो उसे हम बोलते हैं प्रॉक्सी एजेंसी। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को याद रखें, व्यक्तिगत, सामूहिक और प्रॉक्सी एजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ह्यूर्सन है समाजशास्त्री। इनके अनुसार इन्होंने क्या बताया, मनुष्य में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो कि एजेंसी को जन्म देते हैं। इन्होंने एक अलग परिभाषा दी, इन्होंने कहा भाई हर आदमी में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो एजेंसी को जन्म दे देते हैं। जैसे उसकी शक्ति, आप अपनी ताकत के आधार पर एजेंसी बना सकते हैं और काम करवा सकते हैं। तर्कसंगतता, यानी कि आपके अंदर लॉजिक है, आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो भी आप एजेंसी के रूप में काम कर सकते हैं। और दूसरा, स्वयं की मर्जी या जानबूझकर, आप चाहते हैं, आपका मन है कि
कि आप एजेंसी की तरह, यानी कि कोई एक व्यक्ति, हम मान लीजिए आपको पढ़ा रहे हैं तो हम एक एजेंसी के रूप में आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूसन के अनुसार क्या हो गया, स्वयं की मर्जी से, अपनी इच्छा से हम आपको सोशल सर्विस कर रहे हैं, हम चाहते हैं सब पढ़ें, पेपर क्वालिफाई करें, तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इन तीनों के माध्यम से व्यक्ति एजेंसी के रूप में कार्य करके अपने लक्ष्य या अधिकार भी प्राप्त करता है, ठीक है। और वो क्या कहते हैं, एजेंसी से क्या होता है, मेनली आप अपने अधिकार या फिर कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। जो ये एजेंसी है ये भी अपने लक्ष्य प्राप्त कर रही है, पैसा कमाना, और आपको इनके पास जाकर घूमने जाना था, तो आपने क्या करा, आपने भी अपना लक्ष्य हित साधा, काम पूरा कराया अपना। तो एजेंसी क्या करती है, जनरली ग्रुप होगा या व्यक्तिगत हो सकता है, और अपने या फिर अन्य लोगों के लक्ष्यों या फिर किसी प्रकार के अधिकारों को प्राप्त करने में आपकी मदद करते हैं, इसे हम एजेंसी कहते हैं। अब एजेंसी हमने तो यहाँ प्राइवेट बनाई है, एजेंसी सरकारी भी होती है, कोई भी सरकारी एजेंसी भी हो सकती है, जैसे कि सिक्योरिटी एजेंसी, मान लीजिए सेना की कोई विंग हो, पुलिस की कोई विंग हो, सीआईडी हो, तो वो भी एक तरीके क्या है, एजेंसी है, ग्रुप है, पर किस लिए काम करते हैं, वो सरकार के तौर पे काम करते हैं। तो थोड़ा सा सोचें, दिमाग को खोलें थोड़ा सा, कि चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करें। प्रेजेंट में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट ऐसा है कि आप इसको जब तक समाज से जोड़ेंगे नहीं अपने आसपास की चीज़ों से, तो आप इसे कभी समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है अधिकारी तंत्र, नौकरशाही। नौकरशाही के बारे में, मैक्स वेबर के बारे में शायद पीछे किसी लेक्चर में हमने बताया है, और नहीं बताया होगा तो हम आगे फिर दोबारा लेक्चर बनाएंगे तो हम ब्यूरोक्रेसी बता देंगे। जनरली ब्यूरोक्रेसी आप इमेज देख सकते हैं, इसका मतलब ब्यूरोक्रेसी भारत में आईएएस आईपीएस, इतना ही बहुत है आपके लिए समझने के लिए। ब्यूरोक्रेसी का मतलब आईएएस आईपीएस अधिकारी होते हैं, जो इन्हें ब्यूरोक्रेट्स बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ बताई गई है। भारत विश्व स्तर पर मैक्स वेबर ने बताया था ब्यूरोक्रेसी के बारे में, जो उन्होंने बताया बिल्कुल सही बताया, हालांकि इनका अध्ययन अमेरिका पर था, वहाँ भी क्योंकि सिविल सर्विसेज होती हैं। और ये क्या होता है, एक प्रकार की पद सोपान प्रक्रिया है, जिसमें विशेषीकरण योग्यता के आधार पर चयन किया जाता है। पद सोपान यानी कि एक हायरार्की होती है, यानी कि सबसे ऊपर एक अधिकारी होगा, यानी कि आईएएस अधिकारी डीएम होगा, उसके ऊपर नीचे एक पीसीएस अधिकारी होगा, जिसे आप कोई और, हर जिले में अलग अलग नाम दिया जाता है, कोई प्रभारी अधिकारी होगा, जिला अधिकारी होगा, जिले का उप सहायक अधिकारी, खंड अधिकारी होगा। उसके नीचे ग्रुप सी आपका क्लरिकल स्टाफ होगा, ग्रुप डी आपका सहायक स्टाफ होगा। तो क्या होता है, इसमें एक हायरार्की पाई जाती है। ब्यूरोक्रेसी में क्या है, हायरार्की, ये तो पूरे सिस्टम में आ गई, इनमें भी एक हायरार्की है। जब आप आईएएस का एग्जाम कभी क्लियर होता है तो उसकी पूरी रैंक आती है 1000 लोगों की, उनमें भी हायरार्की है। कैसे, टॉप रैंक वालों को आईएएस मिला है, उसके बाद आईपीएस मिला है, फिर आईएफएस आईआरएस होता है ना, सबको अलग अलग सर्विसेज अलॉट होती हैं, तो उसको हमने क्या बोला कि ये क्या है, एक हायरार्की। नौकरशाही में क्या होता है, पद सोपान प्रक्रिया, यानी कि सबके अलग अलग पद दिए जाते हैं, ठीक है। नौकरशाही में पद सोपान होता है, और क्या होता है, प्रशिक्षण होता है, कठोर नियमों का माना जाता है। लाल फीताशाही काफ़ी हद तक होती है। लाल फीताशाही यानी कि रेड टेपिज्म, यानी कि किसी भाई भतीजावाद, किसी की नौकरी लगवा दी, किसी का कुछ काम करवा दिया, तो यह भी सबसे ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी में होता है। आईएएस आईपीएस एंड आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी ये है, मैक्स वेबर का ये पूरा का पूरा अध्ययन है ब्यूरोक्रेसी का, और इतना ही आपको जानना है ब्यूरोक्रेसी के बारे में यहाँ पर इस टॉपिक के हिसाब से। यहाँ एफएम मार्क्स के बारे में बात करी गई है। ये 1960 में इनकी मृत्यु हुई है। एक समाजशास्त्री थे ये भी बेसिकली। तो इन्होंने पॉलिटिकल साइंस के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं, तो इनको बट नए सिलेबस में सोशोलॉजी में जोड़ दिया गया है, ठीक है। आपको ये समझना होगा कि इस बार जो सोशोलॉजिकल थिंकर्स हैं हमारे यहाँ, जो भी हम पढ़ रहे हैं पीछे, आइडेंटिटी, डायस्पोरा जो हमने पढ़ा, वो केवल समाजशास्त्री नहीं है, वो बहुत सारे अलग अलग फील्ड के लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनको पढ़ेंगे। एफएम मार्क्स के बारे में जो आप देखेंगे तो ये पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए हैं। बेसिकली इन्होंने जो है एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर चीज़ें लिखी हैं, पर यहाँ समाज के संदर्भ में आपको समझना होगा। एफएम मार्क्स ने नौकरशाही की चर्चा करी है। इन्होंने नौकरशाही के 3-4 प्रकार बताए हैं। जैसे इन्होंने बताया, एक तो अधिकारी तंत्र होता है या अभिभावक नौकरशाही, उसके भी उन्होंने 2 भाग करे हैं, ठीक है, चीनी नौकरशाही और प्रशा। चीनी नौकरशाही उन्होंने क्या बताया, जिसमें कि क्या था, बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी था या जनता के प्रति उदासीनता थी, प्राचीन ग्रंथों के आधार पर था। ये चीन की नौकरशाही, चीन में जो सिविल सर्विसेज है वहाँ पर थोड़ा सा अलग सिस्टम है। उसमें क्या है, तो काफ़ी ज़्यादा रेड टेपिज्म है, और वहाँ पर जो है ना इस तरीके की व्यवस्था है कि सरकार जनता के प्रति कुछ ज़्यादा काम वाम उधर नहीं करती है, ठीक है। रूढ़िवादिता है, थोड़ा सा धर्म वर्म से और पुराने ग्रंथों से भी उनका वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। सेकेंड उन्होंने बताई प्रशा की नौकरशाही। प्रशा जनरली आपकी ये यूरोपियन कंट्रीज से रिलेटेड है, ठीक है, जर्मनी यूरोप से है प्रशा, ठीक है, जिसमें क्या था, संतुलित प्रशासनिक व्यवस्था है और राज्य के हित को महत्व दिया जाता है, ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था ठीक है, संतुलित है, कमियां यहाँ पर भी हैं, ठीक है, ये भी परफेक्ट नहीं है। दूसरी बताई उन्होंने जातीय नौकरशाही। क्या होता है, जिसमें कुलीन तंत्र, एक परिवार के आधार पर, जैसे कि ब्रिटेन में राजा कौन है आज भी, एलिजाबेथ की चल रही है ना, पूरी की पूरी क्वीन जो है एलिजाबेथ, उनका पूरा परिवार है ना, उनका जो जितने भी बेटे पोते जो होते हैं वो सब क्या है, कुलीन तंत्र है, पारिवारिक व्यवस्था, उनको बेवजह का पद दिया गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जातीय नौकरशाही एक तरीके की। यानी कि
व्यवस्था के आधार पर ही चला रहे हैं, वो कुलीन तंत्र कुल के आधार पर चलाए जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला ये भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। तीसरा उन्होंने बताया संरक्षक नौकरशाही, जिसमें उन्होंने क्या बताया कि भाई कोई राजनीतिक व्यक्ति होगा, मान लीजिए कोई मंत्री है और उसने थोड़ा पैसा वैसा देकर किसी को जो है अधिकारी बनवा दिया, दूसरे किसी पद पे लगवा दिया, तो ये क्या हो गया संरक्षक, यानी कि आपने किसी की मदद करके उसको पद दिलवा दिया। एक अच्छा ये संरक्षक नौकरशाही हो गई। चौथी वो बताते हैं योग्यता आधारित नौकरशाही, जो सबसे अच्छी होती है। जैसे कि भारत में यहाँ क्या होता है, आईएएस का पेपर होता है, आईएएस यानी कि सिविल सर्विसेज का ही पूरा एग्जाम होता है, योग्यता के आधार पर आपको नौकरी दी जाती है। तो वो क्या कहते हैं कि जो व्यवस्था है ये सबसे अच्छी है। ऐसा नहीं है कि भारत में ही है, यूएस में भी इसी तरीके की प्रणाली है, कम है, यहाँ काफ़ी सारे विश्व में ऐसे देश हैं जहाँ पर इस तरीके से सिविल सर्विसेज बनाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा सिविल सर्विसेज की क्या इंपॉर्टेंस है, लोक सेवक अधिकारी तंत्र में क्या काम करते हैं, तो ये भी आपको समझना होगा थोड़ा सा कि जो हमारा सिस्टम है उसमें इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सिविल सर्वेंट्स की। ठीक है, क्योंकि सिविल सर्वेंट्स क्या करते हैं, आपके जितने भी नीति नियामक होते हैं, नीतियाँ बनाना या जो कोई व्यवस्था को चलाना है, राज्य को कैसे चलाना है, तो ये नौकरशाही बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि थोड़ा सा डिटेल्स में नहीं लिखा है इसलिए थोड़ा सा बता देते हैं। नौकरशाही व राजनीति विकास, देखिए राजनीति में सरकार को किस तरीके से काम करना है ये कौन बताता है, नौकरशाह। नौकरशाह कौन है, आईएएस आईपीएस अधिकारी, यही लोग बैठते हैं प्रशासन में, सबसे ज़्यादा सचिव वगैरह यही होते हैं, तो यही लोग मदद करते हैं। दूसरा नौकरशाही और सामाजिक विकास, जितने भी आपकी जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामाजिक विकास प्रोग्राम, महिला कल्याण प्रोग्राम, जितनी भी योजनाएं बनती है वो किसकी मदद से बनती है, नौकरशाही के हिसाब से, यही लोग मदद करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि बहुत बड़ा तबका समझदार पढ़े लिखे लोग जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तीसरा होता है नौकरशाही और आर्थिक विकास, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, क्योंकि इसमें जैसे इकोनॉमिक सर्विसेज होती हैं या अकाउंट सर्विसेज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जुड़ती हैं, तो आर्थिक विकास में भी ये मदद देते हैं। तो किसी भी राज्य या देश में एक ये जो होता है ये बेसिक स्ट्रक्चर यानी ये रीढ़ की हड्डी होता है सिविल सर्विसेज। ठीक है, जो कि पूरी व्यवस्था को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, नाम के लिए कोई मंत्री है पर उस मंत्री के पीछे जितना दिमाग है वो सारा किसी आईएएस या आईपीएस अधिकारी का है, किसी सचिव का है। ठीक है, वो कौन है, आईएएस या आईपीएस अधिकारी, राज्य के अपने पीसीएस अधिकारी होते हैं, वो भी सिविल सर्वेंट कहलाते हैं। उसके बाद आपका आता है भारत में नौकरशाही। भारत में नौकरशाही आप जानते हैं, ये जो बताए हैं तीनों पॉइंट ये भारत से संबंधित है। आईएएस आईपीएस जो अधिकारी होते हैं, ये लोग जो भी काम करते हैं, जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारी, तो ये सब क्या है, नौकरशाह के रूप में काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपना लास्ट देखते हैं पावर एंड अथॉरिटी, यानी कि सत्ता और प्राधिकरण। ठीक है, ये भी मैक्स वेबर का एक टॉपिक से जुड़ा हुआ है, सत्ता और प्राधिकरण। सत्ता को और शक्ति का सिद्धांत मैक्स वेबर का है, जहां उन्होंने क्या बताया कि शक्ति का ही वैध रूप सत्ता होता है। यानी कि शक्ति तो एक तरीके से ये भी हो गई, बंदूक दिखाकर आप किसी से काम करवा ले, वो एक तरीके की शक्ति हो गई। पर जो सरकार अभी आपसे काम करवा रही है, ठीक है, सरकार ने आदेश दिया कि आप स्कूल में पेपर करवाएंगे या हर बच्चा स्टूडेंट स्कूल जाके पेपर देगा, ये क्या है, शक्ति का वैध रूप है। डरा धमका के तो नहीं किया ना, पर ये क्या है, एक तरीके की शक्ति का वैध रूप है। कोई आईएएस अधिकारी है, कोई पुलिस वाला है, आपका चालान काट देता है या आप पे जुर्माना लगाता है, तो वो क्या है, वैध रूप है। बंदूक दिखा के तो नहीं कर रहा है, शक्ति का वैध रूप है, व्यवस्था के अंतर्गत रह के काम करना है। ठीक है, समाजशास्त्र में सत्ता की परिभाषा को पूर्ण रूप से मैक्स वेबर द्वारा दिया गया है। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया, सत्ता के माध्यम से ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इन्होंने क्या बताया कि जो सत्ता होती है उसी के माध्यम से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, और जिसमें कुछ उत्तरदायित्व होते हैं और जिससे कि व्यवस्था में एक समन्वय स्थापित रहता है, वही क्या हो गई हमारी सत्ता। सेकंड यहाँ पर आता है प्राधिकरण यानी कि अथॉरिटी, सामाजिक मान्यता प्राप्त और वैध संस्था होती है। अथॉरिटी क्या होती है, आपकी कुछ मान्यता प्राप्त एक संस्था है, ठीक है, जो आपको क्या कुछ अधिकार देती है काम करने के। अथॉरिटी नाम सुना होगा, सरकारी अथॉरिटी भी होती है और प्राइवेट अथॉरिटीज भी होती हैं। ठीक है, अधिकरण को कुछ अधिकार होते हैं जो कि वैध होते हैं, इनको कुछ अधिकार दिए गए हैं। मैक्स वेबर ने क्या बताया, पॉलिटिकल एंड वोकेशन, उन्होंने एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने बताया अथॉरिटी के बारे में। ठीक है, जनरली मैक्स वेबर का ही ये पूरा सिद्धांत है, बट थोड़ा सा हम इसको पॉलिटिकल साइंस से जोड़ के देखते हैं, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी टॉपिक है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, अथॉरिटी 3-4 तरीके की कुछ अथॉरिटी बताते हैं ये, कि प्राधिकरण जो होता है ये बताते हैं कि एक होता है पारंपरिक, यानी कि जैसे कि प्रकृति पूजा, ईश्वर की पूजा के आधार पर, जहाँ पर क्या होता है कोई वैधानिक रूप नहीं है। ठीक है, ये क्या है, केवल एक संस्कृति या फिर रूढ़िवादिता के आधार पर है, तो ये क्या हो गया, पारंपरिक हो गया, पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है। भाई आप सवेरे उठ के जंगल में जाते हैं, पूजा करते हैं या उनके आगे नाच गाना करते हैं, होता है ना ट्राइबल्स में, तो वो क्या हो गया, पारस्परिक, प्राधिकरण, पारंपरिक। ठीक है, दूसरा उन्होंने बताया करिश्माई, जैसे किसी का आज्ञा पालन करना। ठीक है, जैसे कि महात्मा गांधी या कोई धर्मगुरु बिना कुछ करे ही आपसे अपनी बात मनवा लेते हैं। महात्मा गांधी की ऐसी पर्सनैलिटी थी, तो इन्होंने क्या होता है, ये क्या होता है, करिश्माई प्राधिकरण होता है। ठीक है,
तीसरा उन्होंने बताया तर्कसंगत या कानूनी, जिसमें क्या होता है नौकरशाह सम्मिलित होते हैं, यानी कि फिर से वही सरकार आ गई जहाँ पर आईएएस आईपीएस अधिकारी आ गए और ये नियम व कानूनों के द्वारा आपसे कार्य करवाते हैं। इसे उन्होंने बताया प्राधिकरण। ठीक है, आई होप ये लेक्चर्स आपको पसंद आए होंगे और यूजीसी नेट एनटीए के एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, और कोशिश करें इन लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की और पढ़ने की। एंड जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हम जल्द से जल्द ये यूनिट्स कंप्लीट कर रहे हैं जिससे कि एग्ज़ाम से पहले आपको मदद मिल जाए और आप जितना भी समझ सकें। ठीक है, ऐसा ना समझे कि आपको हर एक चीज़ एक 20 मिनट या 25 मिनट के लेक्चर में आप समझ लेंगे। कोशिश करें पढ़ने की, ठंडे दिमाग से पढ़ें चीज़ों को। और ये क्रक्स है, ठीक है, एक तरीके से क्रैश कोर्स समझ लीजिए इसको, या फिर एक तरीके से समझ लीजिए एक बेसिक चीज़ें आपको बताई जा रही हैं जो आपको नहीं समझ आती। बुक में बहुत टफ लैंग्वेज होती है और यहाँ से आपको एक सिंपल वे में चीज़ों को समझा दिया जा रहा है। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें एंड लाइक करें। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।